हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल है। तो ये आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह क्या होता है। ठीक है, मतलब कि जो धातुएं होती हैं उनमें वैद्युत चालन कैसे होता है। मीन्स यदि हम उसको करंट देते हैं किसी सोर्स से, यदि चालक को हम लगाते हैं तो उसमें चालन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है और माध्य मुक्त पथ क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सो सभी लोग तैयार हो जाएं और पढ़ाई भी करते रहें, मस्ती भी करते रहें और साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं। देखिए तो फिर शुरू करते हैं। ये धातुओं में ये धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यह जानते हैं कि अगर कोई भी चालक है, यदि कोई भी चालक है, ठीक ना, क्या रहेगा कि अगर मान लिया जाए कि यह कोई एक चालक है, इस तरीके से एक चालक है और इसको हम किसी सोर्स से लगाए हुए हैं, या पहले ये जानिए इसमें प्लस भी रहता है और बीच बीच में माइनस चार्ज रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। इस तरीके से हम यह जानते हैं कि किसी भी धातु में एक परमाणु होता है और उस परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहर के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर हम एक परमाणु के बारे में बात करें तो इस तरीके से एक क्या होगा, परमाणु होगा। इस परमाणु के केंद्र में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाकी इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम यह जानते हैं कि इस प्रोटॉन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है, क्योंकि जो नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यह प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डालता है जिसको आकर्षण बल कहते हैं। अब हम यह जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दूर जाता है वैसे वैसे प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल क्षीण होता है, बहुत कम होता है। यही कारण है कि जब हम थोड़ा सा भी ऊष्मा देते हैं, इस चालक को थोड़ा सा भी हम ऊष्मा देते हैं या रगड़ते हैं, एक दूसरे से रगड़ेंगे तो भी ऊष्मा प्रोड्यूस होता है। यह ऊष्मा इतना काफी हो जाता है कि यह जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको किसी भी तरीके से मोशन करने के लिए, गति करने के लिए फ्री कर देता है। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे से, मतलब इसके अंदर पूरी तरीके से गति करना प्रारंभ कर देता है और इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, उस पर लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए थोड़ा सा भी ऊष्मा देने पर यह गति करने लगता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब किसी चालक को सपोज कर लिया कि इस तरीके से ये कोई चालक है और इस चालक को जैसे ही हम किसी सोर्स से जोड़ते हैं, सपोज कर लीजिए कि यह बैटरी है, तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़ते हैं तो
इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह गतिशील हो जाता है, विभवांतर पाकर के वह त्वरित हो जाता है। त्वरित होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन जो माइनस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पर जो माइनस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज जो होता है वह क्या करता है कि बीच बीच में ये जो प्लस आवेश बने हुए हैं इससे जा करके टकराता रहता है और टकरा करके एक दूसरे से में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह का मतलब यही होता है कि वैद्युत आवेश किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि धातुओं में चालन किसके कारण होता है, तो आप लिखेंगे कि धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है ना। और जो अचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए अचालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसी को हम यह कहते हैं कि चालक है। चालक का डेफिनेशन आता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम अचालक कहते हैं। अब आता है क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अचालक होते हैं या अधात्विक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए। तो फाइनली निकल करके ये आया कि धातुओं में जो चालन होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अच्छा, फिर और भी देखें, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक चालक क्या है, तो अभी तक में ये नोट करने वाली बात यह है कि सबसे अधिक चालक चांदी है। क्या है? चांदी है, ठीक है। सबसे अधिक वाला जो चालकता है वह किस पदार्थ का है, तो आप बताएंगे कि चांदी का है। यानी कि चांदी का विद्युत जो होता है वह, या अर्थात चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद से तांबा, सोना और एल्यूमिनियम है। फिर क्या क्या चीज है, फिर इसके बाद से सबसे अच्छा चालक, सबसे अधिक चालक क्या है, चांदी है। इसके बाद से आता है फिर क्या होगा, तो चांदी के बाद से क्या होता है, तांबा है। तांबा के बाद से क्या चीज होता है, सोना होता है। और सोना के बाद से जो होता है वह एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। यानी कि पूछा जाए सबसे अधिक चालक वाली वस्तु क्या है, तो आप बताएंगे चांदी होता है। चांदी के बाद से तांबा होता है, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्यूमिनियम होता है। इसके बाद से और भी पदार्थ होते हैं। तो ये धात्विक चालकों में पूछा जाए कि आवेश क्यों होता है, तो आप बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि धातुओं में मुक्त चालन क्यों होता है, या धातुएं जो होती हैं वह चालक क्यों होती हैं। धातुएं चालक क्यों होती हैं, तो उसका बताएंगे क्योंकि धातुओं में मुक्त आवेश पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल तथा अपवाह वेग क्या होता है। आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, अभी हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन बताए कि क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जिसपे प्रोटॉनों द्वारा लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है, दुर्बल होता है, उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानेंगे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है और अपवाह वेग क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि ध्यान देना है क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम कोई सोर्स लगाते हैं, किसी बैटरी से जोड़ते हैं या उसको रगड़ते हैं, मीन्स कहीं से भी हम जब उष्मा देते हैं तो वह चालन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, अर्थात वह चलना शुरू करते हैं, वह त्वरित हो जाते हैं और किसी भी चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, धन आयनों से टकराते रहते हैं। यानी कि यहां से मान लिया गया कि यह इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ कोई धन आयन है तो यहाँ पर टकरा जाएगा।
फिर यहाँ से यहाँ पर धनायन है, यहाँ से टकरा गया, फिर यहाँ से टकराने के बाद से इसका वेग और दिशा दोनों बदल जाता है, इसका वेग और दिशा दोनों बदल गया, यानी कि फिर ये यहाँ आके टकराएगा। जैसे टक्कर होगा, इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आएगा, फिर प्रोटॉन से यानी कि पॉजिटिव से टकराएगा और खुद से भी टकराते रहते हैं, धनायनों से भी टकराते रहते हैं और स्वयं से भी टकराते रहते हैं। तो जब यह टकराते हैं तो इनका वेग बदल जाता है और दिशा भी बदल जाता है, अर्थात इनका चाल भी बदल जाता है और डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा गति करते रहते हैं, यानी कि यहाँ से चले, यहाँ टकराने के बाद फिर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ टकराएंगे, यहाँ से डायरेक्शन ऐसे है, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया ऐसे है, फिर मान लीजिए यहाँ से टकराते हैं और टकराने के बाद से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से टकरा गए, फिर उसके बाद इधर से टकरा करके वो इधर चले गए और इधर जाएंगे, तो ये मान लिया जाए कि फिर इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। इस तरीके से वह क्या करते रहते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ये ऐसे, इस तरीके से वो जिग जैग मोशन करते रहते हैं, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति का मतलब कभी भी इस तरीके से नहीं समझना चाहिए। हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति का मतलब यहाँ इससे होता है कि दो टक्करों के बीच, जैसे मान लीजिए यहाँ टकरा गया और यहाँ पर टकरा गया, तो इन दो टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है या पथ होता है वह एक सरल रेखा में पथ होता है, यानी कि लीनियर होता है, न कि इस तरीके से होता है। ये जिगजैग मोशन तो करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति तो होता है, लेकिन किन्हीं दो क्रमागत टक्कर का मतलब जैसे यहाँ टकराया तो दूसरा यहाँ टकराया, तो पहला टक्कर ये, दूसरा टक्कर ये हो गया। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो पथ होता है वह एक सरल रेखा होता है, कभी भी इस तरीके से नहीं होता है। फिर अब हमारा जो टॉपिक है वह आता है कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो इसमें पहला जो आएगा वह क्या है कि माध्य मुक्त पथ क्या है। तो माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है, तो किन्हीं दो क्रम, ध्यान से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। फिर से मैं दोहरान कर रहा हूं, सुने क्या, कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय किए गए औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, या औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें भी समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं। जैसे एक टक्कर यहाँ हुआ, दूसरा ये हुआ, यानी कि ये दो जो है क्रमागत टक्कर हो गए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में लैम्डा दूरी तय करना पड़ा। यहाँ से ये मान लीजिए ये पहला टक्कर था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, फिर यहाँ पांचवा होगा, यहाँ छठवां होगा। तो मान लीजिए इसी तरीके से और चलता रहता है। तो मान लीजिए कि पहले से दूसरे, यानी कि ये इसके बीच में जो टक्कर है उसमें उसने लैम्डा 1 दूरी तय किया। फिर इसी तरीके से दूसरे और तीसरे टक्कर के बीच में जो डिस्टेंस चला वो लैम्डा 2, इसी तरह ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 चलता है और ये लैम्डा 5 चलता है। इसी तरीके से n टाइम्स वो मान लीजिए टकराता है। तो इन सभी पथों के, यानी कि दो के बीच में जो दूरियां हैं उसी का हम औसत निकाल लेते हैं, वही क्या होता है, माध्य मुक्त पथ होता है। यानी कि इस स्थिति में माध्य मुक्त पथ बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू क्या हो जाएगा, लैम्डा n हो जाएगा। और कितनी बार, तो n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। यही माध्य मुक्त पथ का फार्मूला होता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई दूरी को हम लोग निकाल करके उसका औसत निकाल लेते हैं, वही माध्य मुक्त पथ का हो जाता है। फिर देखें, माध्य मुक्त पथ समझ में आया होगा। क्या बताना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच
चली गई औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यदि क्रमशः यदि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में चली गई दूरी क्रमशः λ1, λ2, λ3 अप टू λn है, तो माध्य मुक्त पथ हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल लेते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कि श्रांति काल क्या होता है। नेक्स्ट जो आता है वह क्या है कि श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल किसे कहते हैं या रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या होता है, देखें बहुत ही आसान शब्दों में श्रांति काल, देखिए दो क्रमागत टक्करों के जो बीच चली गई दूरी होती है उसका जो औसत होता है उसको हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। उसी प्रकार से किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल के औसत को हम श्रांति काल कहते हैं। यानी कि फिर से समझें कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय के औसत को श्रांति काल कहते हैं। यहां से समझें क्या कि अगर मान लीजिए कि यहाँ एक टक्कर हुआ, दूसरा टक्कर यहाँ पर होता है, यदि एक टक्कर यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ होता है, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है वह समय लग रहा है τ1, इसी तरह यहाँ समय लगा τ2, यहाँ समय लगा τ3, ये लग रहा है τ4, ये लग रहा है τ5, इसी तरीके से लास्ट में जो है वह कितना समय लग रहा है τt भी यूज कर सकते हैं। यह एक डिनोट करने का तरीका होता है। क्या, तो हम इसका औसत निकाल लेंगे, यानी कि दो, एक्चुअली देखिए रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर है, ये टकरा गया, यहां से आया यहाँ टकरा गया, तो जो सच है वो तो ये होता है कि यहां से यहां तक जो आने में समय लगता है एक्चुअली उसको हम रिलैक्सेशन टाइम नहीं कहते हैं। हम जितने समय ये संपर्क में रहा, ऐसे आया इसके संपर्क में रहा, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। लेकिन यहां से आने में समय और टकराने में समय बहुत कम का अंतर होता है, इसीलिए हम दोनों मान लेते हैं और औसत निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, श्रांति काल हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा श्रांति काल टाउ इज इक्वल या τ1 प्लस τ2 या τ3 अप टू τn हो जाएगा और सबके बटे n हो जाएगा। यदि हम इस तरीके से निकाल लें तो हमको श्रांति काल का फार्मूला पता चल जाता है, श्रांति काल का फार्मूला पता चल जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है। अब हम जो मेन टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, अनुगमन वेग क्या होता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अगला जो आता है वह क्या, उसको क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं अनुगमन वेग या इसी को अपवाह वेग भी कहते हैं, अपवाह वेग कहें या हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम VD से डिनोट करते हैं, इसे हम VD से डिनोट करते हैं। और VD का मतलब समझे क्या है कि अनुगमन वेग कहेंगे या अपवाह वेग कहेंगे या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश होता है। अब आता है सर इसका डिफिनेशन क्या होगा। ध्यान दें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक जिस समय अंतराल में ये पूरा कर लेता है, चालन की प्रक्रिया पूरा कर लेता है, उसको श्रांति काल कहते हैं। जितनी दूरी तय कर लिया माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब आता है कि अपवाह वेग क्या है। बहुत ही आसान ये होता है कि वह औसत वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जिससे वह चालन की प्रक्रिया को पूरा करता है उसी को हम अपवाह वेग कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। फिर से सुने क्या कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जिससे इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक चालन की प्रक्रिया को पूरा करता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। अब क्या आता है स्टूडेंट कि मैं क्या बोला, औसत वेग। जिस तरीके से आप अपने घर से विद्यालय तक जा रहे हों
तो हम यह कहें कि औसत वेग आप अपना बताइए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ दूर बहुत तेजी से साइकिल को चलाए हों, कुछ दूर रुक गए हों, या कुछ दूर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत धीरे से साइकिल को चलाते हुए गए हैं, दोस्त से बात करते हुए गए हैं। तो अगर दोस्त से बात करते हुए जा रहे हैं तो साइकिल धीरे चला रहे हैं, फिर लगा कि अब तो मैं लेट हो गया, तो आप अपनी साइकिल को तेजी से कर देते हैं। अर्थात यहाँ वेग में क्या हो गया, परिवर्तन कम हो रहा है, कभी अधिक हो रहा है। तो हम पूछें किस वेग से आप यहां से अपने स्कूल तक गए, तो ऐसे नहीं निकाल पाते हैं। हम क्या बताते हैं, औसत वेग बताते हैं कि यहां से वहां तक मैं इस औसत वेग से गया था। औसत वेग क्या होता है कि कम और अधिक जितना भी आपने चला था, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, फिर 10 से चल रहे हैं, फिर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, तो हम सभी को क्या करते हैं, जोड़ करके और जितनी बार चाल आप परिवर्तित किए हैं उससे भाग दे देते हैं, वही औसत चाल मिलता है। और यहाँ भी वही होगा, अपवाह वेग भी वही है। जैसे अगर मान लीजिए कि यह यहां से चल करके यहां तक आ रहा है, यहां से चल के यहां तक आ रहा है, मान लीजिए जो इसका औसत चाल है वह u1 है, वह u1 है। इसी प्रकार यह यहां से चलने के बाद से दूसरे से तीसरे टक्कर के बीच में u2 चाल से चला, फिर यह u3 चाल से चल रहा है, फाइनली वह इसी तरीके से un चाल से लास्ट वाले में चला। तो इसका औसत निकालेंगे हम, कैसे कर देंगे, औसत u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू इसी तरह जितना बार चलेगा, और सभी में हम क्या कर देते हैं, n से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, n से हम भाग कर देते हैं, और यही हमारा अपवाह वेग का फार्मूला आ जाता है। यही क्या आता है, अपवाह वेग का फार्मूला आ जाता है। फिर ध्यान दें, यहां तक चीजों को आपने समझा कि हम इसको कैसे निकालते हैं। अब कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली हैं, वो क्या हैं, उस पॉइंट को नोट कर सकते हैं क्या, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता है, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता है, तो यदि वैद्युतीय क्षेत्र नहीं लगाया गया है, क्या, यदि वैद्युतीय क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो उनका जो औसत वेग होता है वह 0 होता है। ध्यान से समझेंगे कि यदि कोई चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रहता है। एक कंडीशन ये आता है कि सर, जब हम यह जानते हैं कि लोहे में इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब हम उसको स्पर्श करते हैं तो हमको करंट क्यों नहीं लगता। जब उसी लोहे को हम किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, वैद्युत सोर्स से जोड़ दिए, फिर उसको पकड़ते हैं तो हमको करंट लग जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका यहां से आप समझ सकते हैं क्या, कि जब आप वैद्युतीय क्षेत्र नहीं लगाए हैं, यानी कि वैद्युत सोर्स से नहीं जोड़े, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो औसत वेग होता है वह 0 हो जाता है। औसत वेग 0 हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि यह सदिश के बराबर होता है, मीन्स ये जो होता है सदिश आप कर सकते हैं, यानी कि सदिश योग की क्या होता है, बराबर होता है। वेग सदिश राशि होता है, यानी कि सदिश विधि के द्वारा आप जोड़ करके औसत निकालते हैं। इसीलिए जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो इनका टोटल वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, टोटल वैल्यू 0 हो जाता है। आगे इसका यूज आएगा, इसमें पहले ध्यान दें कि यदि औसत वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो उनका इस सभी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाता है। यानी कि कैसे होता है इसको भी देखा जाए तो ध्यान दें, इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ इसका चाल मान लीजिए कि u1 है इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो डायरेक्शन है इसका अपोजिट है, यह भी सपोज कीजिए u1 ही है। तो इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे जा रहा है, इधर है, और इसका डायरेक्शन ऐसे है। जब इसको सदिश विधि के द्वारा जोड़ेंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, u1 u1, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, अर्थात यह एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सदिश विधि के द्वारा हम जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मोशन होते रहते हैं, और हम ये फाइनली कर जैसे अगर मान लीजिए इसका देखा जाए इस तरीके से, तो वह सभी के सभी फाइनली क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। यानी कि यदि किसी चालक पर आप वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाए हैं, किसी सोर्स से नहीं जोड़े हैं, तो उनका जो औसत
वेग होता है जिसको हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, उसका वैल्यू 0 हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो वह त्वरण उत्पन्न होता है, और उस त्वरण उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि इनका वेग में वृद्धि हो जाता है, और वह वृद्धि आगे में अभी मैं बताऊंगा कि कितना वृद्धि होता है। फिलहाल आपको इतना जानना है कि यदि नोट कर सकते हैं, नीचे नोट कर लें कि यदि किसी चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो उनका औसत ऊष्मीय वेग या अपवाह वेग 0 होता है। इसके बराबर मैं आगे 0 भी यूज करूंगा। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या बढ़िया से नोट कर सकते हैं, बढ़िया से नोट कर लें ताकि आगे की चीजों को मैं पढ़ा दूं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। क्या? कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। हम ये पढ़ेंगे कि ये I इज इक्वल एन ई ए वी डी होता है। यह रिलेशन होता है वैद्युत धारा I और अपवाह वेग या अनुगमन वेग Vd में। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट कंडक्टर होता है, E इलेक्ट्रॉन होता है, A एरिया होता है, और Vd क्या होता है? तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता है। हमको यह रिलेशन अगर पूछा जाए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध लिखिए, तो हम लिखेंगे I बराबर MEAVD, जहां I धारा है, N प्रति चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक का, Vd मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होता है। इसी चीज को हम बताते हैं। लेकिन आइए हम इसको प्रूफ कैसे करें, उसके लिए ध्यान दें। इसके लिए हम ये मान लेते हैं क्या कि मान लेंगे कि माना किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। यदि यहां से लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनों का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या हो? Vd है तब, ठीक है क्या? Vd है तब ये एज्यूम कर लेंगे कि माना किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? n है तथा चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd है तब हम लिखेंगे क्या कि लिखेंगे चालक के या ऐसे लिखेंगे कि 1 सेकेंड में चालक में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? ध्यान देना, क्या हो कि 1 सेकंड में चालक में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ध्यान दें, सपोज कीजिए ये चालक है, तो इस चालक का जो पूरा आयतन है वह भी हम मानते हैं, तो ये आता है कि 1 सेकंड में कितने चालक गुजरेंगे, 1 सेकंड में कितने चालक गुजरेंगे इस पूरे चालक से। क्या? पूरे चालक से। यह जो n है वह प्रति एकांक यानी कि एक आयतन का एकांक यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन में नंबर है। तो अगर हम पूछें कि केवल एकांक आयतन से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो आप बताएंगे n इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। क्या? 1 मीटर क्यूब से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? n गुजरेंगे।
अगर हम कहेंगे इस पूरे चालक के आयतन से कितने गुजरेंगे, तो आप इसी में इसके चालक के आयतन का गुणा कर दीजिए, यानी कि यह a गुणे vd हो जाएगा। ठीक है, a गुणे vd हो जाएगा। मतलब अब से समझना है कि सर ये कहां से आप ऐसे लिख दे रहे हैं। ध्यान दो, अब वो क्या मैं बोला कि यदि कहता है यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक प्रति एकांक आयतन का है, तो अगर मैं कहता है 1 सेकंड में चालक में से गुजरने वाले प्रति एकांक आयतन से कितने गुजरेंगे, तब तो केवल n गुजरता। लेकिन जब मैं पूछूंगा इस चालक के पूरे आयतन से कितना निकलेगा, तो एक आयतन में n होता है। तो जब हम पूरे आयतन का निकालना चाहेंगे तो पूरे आयतन का उसमें n में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। जैसे एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो 2 आयतन रहता तो 2 गुणे n हो जाता, 3 आयतन कहते तो 3 गुणे n हो जाता। इस तरीके से पूरा उसका आयतन निकालेंगे तो n में हम उसके पूरे आयतन से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे सर a इंटू vd क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअली बाबू यही होता है कि v बराबर ये आयतन v बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी भी होता है। क्या कि यह चीज सीखें, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी भी होता है। तो क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब कहेंगे सर ये vd दूरी नहीं है, vd दूरी नहीं है तो वेग है। सही है, ये देखिए क्षेत्रफल a हो गया और दूरी, ये बताइए कि यदि इलेक्ट्रॉन का वेग vd है तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? तो हम निकाल सकते हैं कि दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना है, vd है, और समय 1 सेकंड के लिए आप निकाल रहे हैं, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, समय 1 रखेंगे तो जो दूरी का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, vd आ जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में जो चली गई दूरी vd है, और क्या है, क्षेत्रफल हमने a माना, यानी कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। तो दूरी का वैल्यू क्या, vd, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी, अर्थात आयतन के जगह पर हम a गुणे v लिख देंगे। अब उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा कि हम यह vd क्यों लिख रहे हैं। अब ध्यान दें, यदि 1 सेकंड में चालक में से इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो अब हम कह देंगे कि t सेकंड में चालक में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ आप लगा देंगे बस 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 2 सेकंड में 2 का गुणा कर दीजिए, 3 सेकंड पूछता तो 3 का, लेकिन हम t सेकंड मान ले रहे हैं, कुछ भी देगा तो सवाल लग जाएगा। t सेकंड में क्या हो जाएगा, n a vd में हम t का मल्टीपल कर देंगे तो यह t समय के लिए हो जाएगा। 1 सेकंड में इतने गुजरते हैं तो t समय में इतने गुजरेंगे, यानी कि हमको यह t समय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब देखिए हम यह जानते हैं कि अब निकालें अगर कि t सेकंड में चालक में से प्रवाहित आवेश क्या होगा, Q बराबर, तो आप जानते हैं कि Q बराबर होता है n इंटू ई होता है, जहां n क्या होता है, यहां मैं कैपिटल N यूज कर रहा हूं क्योंकि एक बार स्मॉल n मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका है। तो Q बराबर n ही होता है, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको पहले चैप्टर में ही मैंने बताया था। तो इसके अनुसार लगाएंगे तो जो n का वैल्यू है वह हम लिखेंगे n a v d इंटू टी, और ये वाला e हो जाएगा। क्या अब से समझें कि इस n क्या है, t समय में चालक में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर n a v d इंटू टी होता है। तो हमने इस n के जगह पर ये वैल्यू रख दिया क्योंकि t सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फिर ये जो E है उसको हमने यहां लगा दिया, तो हमको ये पता चल गया कि आवेश कितना है। अब कुछ नहीं करना है, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि वैद्युत धारा की परिभाषा से क्या जानते हैं कि वैद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय, यानी कि यहां से I बराबर जो आप आवेश का मान निकाले हैं उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा n a vd इंटू टी इंटू ई हो जाएगा, और बटे टी हो गया। अब देखिए इस टी से यह टी मर जाएगा, बचा क्या कि n
VD इंटू ई, या इसी को हम सिस्टमेटिक ढंग से क्या लिख सकते हैं कि फाइनली I बराबर N E A V D आ गया। ये आ गया, इतना चीजें आ गया कि अगर कोई पूछता है, ये देखिए जो मैंने प्रॉमिस किया कि यही होगा वही चीज आ गया, अर्थात हमने यह संबंध बता दिया। ठीक है, हमने यह संबंध बता दिया। बस इतना सा प्रूफ है, मैक्सिमम आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा। बस आप चीजों को समझ लें। अगर आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। क्या कि माना किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग vd है, तब 1 सेकंड में चालक में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले निकाल लीजिए। इसको समझाया, कहां से लिखा मैं। फिर t समय में कितना होगा उसको आप समझ जाइए। फिर t सेकंड में चालक में से प्रवाहित आवेश निकाल लीजिए, क्योंकि जब हम धारा निकालेंगे तो हमको q/t की जरूरत पड़ता है, q यही से मिलता है। ठीक, फाइनली ये चीजें आ गई। और अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध पढ़ेंगे। तो यदि हमारी बातों को आप समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट लिख दें। लाइक तो बिल्कुल कर दें, ताकि आपका जो रिस्पांस होगा उसके द्वारा हम और भी मेहनत से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के संबंधी कुछ भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।